नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी एक एक करके सभी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। आज जो बाज़ार में खबरें हैं, एक तो जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नेपाल में कर्फ्यू लग गया है, देखते गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जीएसटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि जीएसटी कट होने से बाइकों में कितना फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, आज जो जीएसटी कट हुआ उनसे किन किन गाड़ियों पर फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बोल रहे थे कि भाई अब मेरा मित्र है, दोस्त है, इसका कुछ मायना भी है या सब फर्जी बातें हैं। कि जेलेंस्की ने भारत को बोला है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, वे बिल्कुल सही लगाए हैं, भारत पर लगने चाहिए। इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है, मतलब आईटी के जो स्टॉक हैं वो क्यों गिर रहे हैं, उस पर ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आज बाजार के ऊपर नजर डाल लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 2222 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआई की बात करें तो जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 2887 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अभी 2 दिन जो जिन लोगों ने 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में स्टॉक खरीदे हैं उनको कल की डेट में डीमेट अकाउंट में जो डीपी में स्टॉक आएंगे, क्योंकि 2 दिन 20 के बीच में सेटलमेंट हॉलीडे था। इस कारण से आप लोगों के जो शेयर बेचे हैं उनका इस हिसाब किताब नहीं हो पाया। अगर बात करें सोने की तो सोना लाइफ टाइम हाई पे आ गया है। सोना 1,08,63 पे आ गया। चांदी में थोड़ी सी सुस्ती है, 1,24,000 पे चांदी कारोबार कर रही है। विक्स 10.87 पे बना हुआ है। और अगर बात करें कि डॉलर की, तो डॉलर में थोड़ा सा मूवमेंट लगाया, 88.27 पे हमारा रुपया बना है डॉलर के अगेंस्ट में। अगर बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव देखें तो 97 कुछ मतलब 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। और अगर बात कर लें कि क्रूड ऑयल की, तो ओपेक्स कंट्रियों ने जो क्रूड ऑयल को बढ़ाने के लिए बोला है, उससे जो क्रूड ऑयल है उसमें थोड़ा सा दबाव आया है और क्रूड ऑयल जो है वो $66 प्रति बैरल पे बना हुआ है। अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो है तुम्हारा 1,11,200 यूएस अमेरिकी डॉलर में इसका भाव है। इतने पे बिटकॉइन कारोबार कर रहा है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आए हैं, रोजगार के आंकड़े बेहद खराब आए हैं। उससे जो अमेरिका के अंदर रेट कट होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ गई है। उससे ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भाई रेट कट हो जाएगा 100%। ऐसा जैसा जयराम पवेल भी बोले थे कि भाई अगली बार तो हम रेट कट कर देंगे। ब्राज़ील में ब्रिक्स के देशों की जो है वो वर्चुअल मीटिंग है, जिसमें एस जयशंकर जो शामिल हुए हैं। उसमें क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह से टैरिफ से खासकर ब्राज़ील और भारत को ज़्यादा 50% टैरिफ लगा है, इससे कैसे लड़ा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मतलब रणनीति बनेगी कि क्या हो सकता है। यूक्रेन पे सबसे ज़्यादा हमले कर दिए किसने, रूस ने। जो रूस मिल के आया है तुम्हारा सी जिनपिंग से और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन से, उसके बाद से एयर स्ट्राइक रूस ने बढ़ा दी है यूक्रेन के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर फिर से एक और एक्शन लेने का विचार कर रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि एक्शन लेंगे। एलजी और जो तुम्हारा होंडाई कंपनी है, जो कि जिनके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके ऊपर एक्शन लेते हुए अमेरिका ने छापा मारा है, जिसमें लगभग 475 आसपास लोग हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके ऊपर आरोप ये है कि भाई इन लोगों के पास में सही में वर्क वीज़ा नहीं था, या तो ये स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए थे या ये टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए थे। दूसरा, रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध, ट्रंप रूस के ऊपर और एक कड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि एयर स्ट्राइक ज़्यादा कर दिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर, और उसके चलते ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इससे भारत को भी चिंता बनी हुई है। दूसरा, आज सबसे बड़ा जो विषय रहा आईटी सेक्टर में, जो लगभग आईटी का पूरा इंडेक्स 260 पॉइंट टूट गया। उसके ऊपर क्या वजह है, एक्चुअल में क्या है, अमेरिका में एक हाई टैक्स बिल आने वाले है, हाई टैक्स बिल आने वाला है अगले साल, अगले मतलब उसमें सत्र में पास हो जाएगा। ये जो हायर एक्ट बिल आएगा ना अमेरिका में, ये जो अभी पास होने जा रहा है ना, अभी अगले हफ्ते ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका की जो आईटी कंपनियां हैं, वे अगर भारत से या किसी के दूसरे देश को अपना ऑर्डर देती है ना, तो उन पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के चलते जो आईटी इंडस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं दबाव में है। पहले ही आईटी में जिस तरह से एआई का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, उससे जो आईटी के लोग हैं उनकी नौकरियां पहले ही खतरे में है। दूसरा, जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो निशाना होगा वो आईटी होगा। आईटी के ऊपर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगा दें या टैरिफ लगा दें, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह की रणनीति पर विचार कर लें।
बात करें भारत की, तो भारत में 54 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो आईटी में काम करते हैं। और आईटी के लड़के ऐसे होते हैं जो किसी, अगर आईटी से उन्हें हटा दिया जाए तो किसी नए सेक्टर में अगर वो जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही मतलब एक कॉम्पिटिटिव चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है वो दूसरी जगह ढूंढ सकता है, बट आईटी के किस ऑर्डर कम मिलोगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा है कि आप जिस तरह से अमेरिका के जॉब के आंकड़े खराब आ रहे हैं कि आप जितना भी ऑर्डर दे रहे हो आप भारत जैसी कंपनियों को मत दो, आप अमेरिका के लोगों को हायर करो और अमेरिका से वो काम करवाओ। हालांकि अमेरिका से जो काम 100 रुपये में होगा वो भारत में 25 रुपये में हो जा रहा है। एक 1/3 में अमेरिका का काम भारत में हो जा रहा है, सस्ता हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ 85,000 डॉलर मतलब प्रति व्यक्ति कमाता है जो पर कैपिटा इनकम। हमारे यहाँ 2,500 डॉलर प्रति कैपिटा इनकम है, तो इसलिए हमारे यहाँ कम है। दूसरा, हमारे यहाँ वेजेस भी कम है। हमारे यहाँ 30,000 में आदमी मिल जाएगा, उनके यहाँ पर 3 लाख में मिलेगा, तो वेजेस भी कम है, होने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे लोग बाग अनुमान जताया जा रहा है, पिछले 3 दिनों से जो आईटी के स्टॉक गिर रहे हैं वो इस बात की चिंता है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस बार आईटी के जो प्रोडक्ट हैं या आईटी से जो हम हमें सर्विस लेते हैं ना, उनको निशाना बना लें। जैसे बेंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं। और इनकी सबसे पहली अभी जो सर्वे आया था उस सर्वे में पता चला था कि इन लोगों की जो फर्स्ट ईएमआई होती है, जो लोन वगैरह उठाते हैं, वो भी इनकी जो है ज़्यादातर मतलब रुक रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है ना वो सही नहीं है। और ज़्यादातर जो आईटी के लोग हैं मतलब उनको अगर नौकरी पर आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो है ना तुम्हारे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये विप्रो है, ऐसी ऐसी जो कंपनियां हैं इनका अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और अमेरिका से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करती है। पहले ही आईटी वालों को एक दिक्कत है कि एआई आने से इनकी नौकरियां लगभग ख़त्म सी हो गई थी। अगर बात कर लें डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त वगैरह बता दिया है, तो क्या अभी ये टैरिफ वाला समस्या टल गई है? तो ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि देखो पलटने के लिए जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक का इतिहास रहा है कि वो अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहे। और अभी चाहे पता चले कोई माइक लेकर खड़ा हो जाए कि आपने भारत को अब दोस्त बता दिया तो क्या अब भारत से टैरिफ हट जाएंगे, तो उनका कुछ नहीं पता चलता कि वो भी बोलते हैं मित्र बताया था। अच्छा, फ्रेंड है इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं टैरिफ हटा दूंगा, मैं फार्मा पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, मैं तो आईटी पर टैरिफ लगा दूंगा। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या बोलते हैं, क्या पलट जाए। हालांकि उन्होंने अगर भारत को, जो उनको एक बयान दिया था कि हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी पाया है। वो अलग चीज़ है कि पाकिस्तान का कटोरा हाथ में है, पाकिस्तान को पाके उन्हें कुछ नहीं पाया। अल्टीमेटली पाकिस्तान खाली भिखारी कंगाली देश है। पाकिस्तान को उन्होंने पाया है, पाकिस्तान को, वह भारत को काउंटर करने के चक्कर में पाकिस्तान को हाथ में रख कर चल रहे हैं कि यार हम भारत को काउंटर कर लेंगे। अब मोदी जी जो है उनके आगे झुके नहीं। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बंटा ढार कर दिया, मतलब लुटिया डुबा दी, उसके बाद जाकर रिजाइन दे दिया। उसके भी आगे चर्चा कर लेंगे क्या रहा। लेकिन मोदी जी के जो अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं करा जा सकता कि वो कब क्या बोल देंगे। उन्हें खुद भी नहीं मालूम इस चीज़। इतना जरूर है कि भारत से उसके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो तीखे रुख थे ना वो जरूर नरम पड़ गए हैं। उसके नरम पड़ने से हो क्या रहा है कि उसके नरम पड़ने से एक आशंका ये बढ़ गई है कि अब हो सकता है जो नवंबर तक हमारी ट्रेड डील हो रही थी वो हो जाए, क्योंकि अभी तक तो तनातनी वाला माहौल बन रहा था, क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब कुल मिलाकर वो जूते की नोक पर काम कराना चाहते हैं। भारत में किसी का झुकने वाला काम है नहीं। मोदी जी ने इसीलिए तत्काल रिएक्शन दिया कि भाई अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम भी 3 कदम चलेंगे। पर अगर आप सोचो कि भारत को जूते की नोक पर रख कर काम चलाओगे, तो भारत 145 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। देखो क्या है, जिस तरह से और देशों में हो रहा है ना, भारत में भी ऐसे काफ़ी रणनीति बनाई गई होंगी कि भारत की किस तरह से राजनीति को उथल पुथल किया जाए, या डीप स्टेट जैसी जो वो काफ़ी चल रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफ़ी थोड़ा सा उस तो यहाँ पे समझदारी रख रही है। नहीं तो आप बताओ, मैंने मैं किसी देश का व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी, बट बाकी डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कर देंगे। इतना ज़रूर है कि अब रेट कट होने की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार का जो आंकड़ा है वो बेहद ख़राब आया है। रोजगार का आंकड़ा खराब आया तो चिंता जो है वो जयराम पवेल को भी है। वहाँ पे लोगों का जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है। वो सोच रहे हैं भाई इस बार रेट कट कर दें, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट कट वो करेंगे ही। वो चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं कि मैं रेपो रेट में कट करूँगा, रेपो रेट में कट करूँगा, लेकिन करा नहीं है। लेकिन इस बार वो सोच रहे हैं कि यार करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हो जाएंगे और घबरा जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप।
जेलेंस्की ने भारत के ऊपर जो लगाए हुए टैरिफ हैं ना, उनकी सराहना करी है और उन्होंने सही ठहराया है। जेलेंस्की का कहना ऐसा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो सही हैं और बल्कि इनके ऊपर लगाने चाहिए, कठोर करने चाहिए। देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि भारत के कंधे पे बंदूक चला के धर के चलाना चाहते हैं। पहले ही जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, क्या अकेला भारत ही तेल खरीदता है रूस से? रूस से तो तुम्हारा चीन भी तेल खरीदता है, इनके यूरोपियन यूनियन भी देश खरीदते हैं, और तो और रूस से तो खुद इनकी मशीनरी आती है। लेकिन ये किसके ऊपर टैरिफ लगाया इन्होंने? भारत के ऊपर, और वो भी 50 से 50% का टैरिफ लगाया। कारण सीधा है कि इनकी बौखलाहट है, इनकी कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चल नहीं रही थी, इन्हें आका नहीं माना अपना। जिस देशों ने इन्हें अपना आका मान लिया, उन देशों पे इन्होंने टैरिफ में ढील कर दी। पाकिस्तान पे देख लो 19% का टैरिफ है, हमारे पे 50% का टैरिफ है। लेकिन इससे हम देखो लड़ जाएंगे। लेकिन जेलेंस्की, हो सकता है जेलेंस्की ने बोला हो कि हमारे बारे में बोलना है कि कुछ कर देंगे, और वहाँ पे पुतिन साहब से बोला हो मोदी जी ने कि देख लेना यार वो बोल रहा है। लेकिन उसके बाद में भी जेलेंस्की ने बोला कि भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं वो सही लगाए हैं। क्यों भाई, तुम भी तो डीजल खरीदते हो हमसे, और या यूक्रेन भारत से डीजल नहीं खरीदता। हम कर मतलब आप रहे कॉमेडियन ही, आपने ही पूरे देश की लंका लगवा दी, और आज भारत पर लगे हुए सैंक्शनों की आप सराहना कर रहे हो कि हाँ अच्छा लगाया, और कड़े सैंक्शन लगाने चाहिए। ट्रंप को तो चाहिए, क्योंकि रूस कुछ बोल नहीं पाता, वो तो चाह ही रहा है कि भाई मैं भारत पर और कड़े सैंक्शन कर दूँ। देखो क्या है कि परिस्थिति अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो जेलेंस्की ने बोला है कि ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी चाह रहे हैं कि भाई भारत पे थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से खींचें। ये जो अभी आपको जान का आश्चर्य होगा, जो नायरा रिफाइनरी थी ना, इस नायरा रिफाइनरी पे भी उन्होंने जो अपने ऑर्डर थे ना वे बंद कर दिए कि हम नहीं देंगे। आईटी से रिलेटेड जो काम था वो बंद कर दिया। ये सब क्या है ना, ये पपिट हैं। पपिट किसके हैं? अमेरिका के। अमेरिका जैसा बोलता है वैसा करता है। आज अगर डील करना चाह रहा था अमेरिका, तो बताओ ना, यूक्रेन के लेके कितने % का यूक्रेन का नाश करवा दिया। आधे से ज़्यादा मटेरियल यूक्रेन के ले लिए, और अभी भी युद्ध नहीं शांत हुआ। 1 साल हो गया पूरा युद्ध लड़ते लड़ते। जब तो बोल रहे थे मैं आते से ही अगले दिन युद्ध शांत करा दूंगा, और कहाँ अब नहीं कराई। ये केवल बौखलाहट है। और जेलेंस्की तो कॉमेडियन है, उसने तो अपने देश की लगवा दी लंका कुल मिला के। वो अब चाह रहा है कि भारत भी ऐसा है वैसा है। जेलेंस्की टैरिफ की जितनी वो कर रहा है ना, वो अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत के संबंध रूस से हैं वो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि रूस ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, और ये भारत के लोग हैं। यहाँ पे कर्ण जैसे वीर को पूजा जाता है, जो जानता था कि पांडवों के आगे दुर्योधन कहीं नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद में भी उसने दुर्योधन का ही साथ दिया। कारण दोस्ती का था। यहाँ पर बात जो है वो दोस्ती की है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम आपसे व्यापारिक रिश्ते रख रहे हैं। अमेरिका में होंडाई के और एलजी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, होंडाई क्या है, तुम्हारा साउथ कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की, जो कि अमेरिका में अभी काम करती है ना। उनकी अपनी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ पे अमेरिका की इमिग्रेशन जो पुलिस है ना, उसने सबसे बड़ा अभी तक छापा मारा है, जिसमें 475 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और उस 475 में से जो 300 लोग थे वो साउथ कोरिया के थे, और जो 175 लोग थे वो जो लगभग एशियन देशों के थे। सर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? एक्चुअल में क्या है ना, कि जो एलजी और जो होंडाई कंपनी है, ये साउथ कोरिया की है, ये यहाँ पे काम करती है, मतलब अपना गाड़ियाँ बनाती है। एलजी के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाती है। तो इन्होंने जो लोगों को गिरफ्तार किया है ना, उसके ऊपर जो आरोप लगाया है, आरोप ये लगाया है कि इनके पास में जो लीगल वीज़ा होता है, लीगल दस्तावेज होते हैं जो काम करने के लिए होते हैं, जिसे हम वर्क परमिट बोलते हैं। जब आप किसी देश में जाते हो तो आपको वर्क परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं अमेरिका गया, और अमेरिका में जब जाते समय मैंने वहाँ वीज़ा अप्लाई किया, तो वो वीज़ा में लिखा हुआ आता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। तो अमेरिका में सपोज करो मैंने बोला मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया, और वहाँ पे चले गए। तो होता क्या है कि जब ये वहाँ चले जाते हैं, तो जब 4 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई करी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा समय बचता है, तो ये लोग अपने पुलिस से बच के अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जिससे कुछ चंद डॉलर मिल जाते हैं, जिससे इनका घर चल जाता है। ज़्यादातर लोग चाहे कोई मलेशिया जा रहा है, चाहे सिंगापुर जा रहा है, चाहे जापान जा रहा है, ऐसे काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। या बहुत से लोग होते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं कि यार चलो अपन चल रहे हैं अमेरिका, और एक आध 2 महीने का 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लिया, घूमे फिरे, मान लो कहीं कुछ काम था वो काम कर लिया अपन ने, तो उससे कुछ डॉलर आ गए। तो ये वीज़ा जो होते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, ये वीज़ा वहाँ पे
अब अवेलेबल नहीं होते, मतलब वहाँ पे आप जाके काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए अलग से आपको एक वर्क परमिट होता है, जिसे आप वर्क वीज़ा बोलते हैं, वो लगवाना होता है। अगर आपका वर्क वीज़ा लगा है तो ही आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हो। अगर आपने वर्क वीज़ा नहीं लगवा रखा, आपने टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो, आप वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो, आप यहाँ पे अपने किसी कज़न की शादी में गए हो, या मतलब कोई अन्य किसी काम से गए हो और आप वहाँ जाकर काम करते हुए पाए जाते हो, तो वो उनके खिलाफ है। तो अमेरिका ने छापा मारा और उस छापे में लगभग 475 लोगों को गिरफ्तार किया है। 300 दक्षिण कोरिया के ही हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया सरकार ने इसको मतलब गलत बताया है कि भाई हम अब बहुत इसकी निंदा करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर भी एक वो होता है कि भाई आप अमेरिका में जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन को लेकर के ऐसा कर रहे हो। अमेरिका ही नहीं, इस इमिग्रेशन से सभी परेशान हैं। भारत भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया की भी आगे चर्चा करूँगा। कुछ यूरोप के भी देश हैं जो वहाँ थे, ज़्यादातर उसमें पाकिस्तान और भारत और भी एशियन देश थे जो वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो सिडनी है ना, वहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन किस बात का हो गया? एक्चुअल में पूरा जो खेला है वो इमिग्रेशन का है, और इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, वो भारतीय लोगों के खिलाफ हो रहा है। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में गए हैं ना, उतने तो अभी तक के इतिहास में उनके जो अब जाते थे ना इटालियन वगैरह, वो भी नहीं गए। मतलब अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात करोगे तो लगभग 2 करोड़ 72 लाख पॉपुलेशन है पूरी ऑस्ट्रेलिया की, और जिसमें लगभग अगर भारतीयों की बात करोगे तो आसपास 10 लाख के आसपास भारतीय लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी रह रहे हैं। अब उसको अगर परसेंटेज टर्म में निकाल कर देखोगे तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन का 3% अभी भारतीय लोग हैं। और जो इन लोगों का प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे जो भारतीय लोग हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया में आकर रह रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और काफ़ी बड़े स्तर पे हो रहा है। इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि सरकार को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चार्ज कराना पड़ा, इतने बड़े स्तर पे। और अब आए दिन देखने के लिए मिल रहा है, जो मेरा भी काफ़ी 1-2 गज़न है, मतलब मित्र हैं जो वहाँ पे हैं, जो जिन लोगों की अब जो ना उनकी साथ में मारा पीटी जैसे हालात बनने लगे थे। अब तो हालांकि सरकार उस पर, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं टनकू, उन्होंने इस पर टोनी गृह मंत्री हैं उनको टोनी, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सरकार पॉलिसी बना रही है उससे कहीं भी इन लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि उनका कहना ऐसा है ऑस्ट्रेलिया वालों का कि भाई भारतीय लोग इतने आ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे घरों की जो खरीदने की रेट है वे बढ़ गई हैं, अस्पताल में लाइन लग रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और किस लिए कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी इतनी सॉफ्ट बना दी है कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति ब्रिटेन जाना चाहता है या अमेरिका जाना चाहता है, सिंगापुर जाना चाहता है, उसको पहले नंबर पर तो ये है, दूसरे नंबर पर ये है ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ही आप बढ़ते जा रही है, मतलब ये कम नहीं होती जा रही। देखने योग्य बात ये भारतीयों के खिलाफ में जो अभी प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन, इस पर वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो किस तरह का एक्शन लेती है, उसी के बाद फिर भारत की जो डिप्लोमेटिक मतलब रिश्ते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो किस तरह के हैं। अभी तक की जो परिस्थिति है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा भारतीय होने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। जो वहाँ की राजधानी है सिडनी, और भी जो मतलब बड़े बड़े शहर हैं, 10 से ज़्यादा शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं, काफ़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं। रैली इतने बड़े लेवल पे हुई हैं कि भाई ये जो भारतीय लोग आ रहे हैं इन्हें आप इनकी एंट्री बैन करो, नहीं तो अगर ये इस तरह से आते रहे ना तो कुछ दिन बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोगों का कब्जा हो जाएगा। 2-2.25 करोड़ की तो पॉपुलेशन ही है, इतनी पॉपुलेशन पर 10 लाख तो अभी हो गए। पूरे इटालियन जो लोग ग्रीस के लोग आते थे, अभी तक 100 वर्षों में इतने नहीं आए जितने भारतीय लोग चले गए हैं। ये भारतीय हैं, होता है ऐसा। नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन हो गया। नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो गया, देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। किसको? देखो, जो जेनजी पॉपुलेशन है ना, जेनजी मतलब कि जिनका जो जन्म है ना वो 1997 से 2012 के बीच में हुआ है ना, जो बच्चे ना मोबाइल के साथ में बड़े हुए हैं, उनका एक मोबाइल से ऐसा लगाव हो गया कि एक आपने आकर के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, फेसबुक बंद कर दी, यूट्यूब बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया। तो इस तरह की जब एक्टिविटी हो, आप इमेजिन करके देखो कि अभी आप मोबाइल के साथ रह रहे हो और आपको एकाएक पता चले कि यार अब ना
ना तो आप किसी अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पर बात कर पाओगे, ना आप फेसबुक का चला पाओगे, ना ही आप मतलब जो मनोरंजन के साधन है इंस्टाग्राम चला पाओगे, ना ही आप एक्स चला पाओगे जिसे ट्विटर बोलते हैं। अब इस तरह की जो सिचुएशन हो, जो थोड़े जो ओल्ड हैं, जिन्होंने अपना बचपना गिल्ली डंडा खेल के गुजारा है, तो खो खो खेल के गुजारा है, फुटबॉल खेला है, या मतलब जो बचपनों में हमने खेल खेले, कंचे खेले, गोली खेले, वो तो जीवन जी लेंगे। लेकिन जो जेन जी पॉपुलेशन है, जो अभी बड़ी हुई है ना, वो सहन नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही हुआ, जेन जी पॉपुलेशन ने पूरा नेपाल के ऊपर मतलब विरोध प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शन कर दिए बड़े लेवल पे। और इतने बड़े लेवल पे कर दिए कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट को घेर लिया गया। तो पार्लियामेंट घेर लिया तो कहीं ना कहीं पैनिक जैसे हालात बन गए। तो सरकार को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया कि भाई आप मतलब अगर कोई पार्लियामेंट को घेरता है तो तत्काल आप गोली मार दीजिए। ऐसी उम्मीदें हैं कि भाई 4 से 5 लोग जो है मारे जा चुके हैं, और 50 से 60 लोग जो है ना वो अभी घायल हैं। ये जो अभी घायलों का आंकड़ा, मृत का आंकड़ा नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। जो विषय है ना वो ये है कि सरकार का सीधा कहना ये है कि भाई ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इन्हें एक लोकल अथॉरिटी को डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है, सपोज करो भारत में जो फेसबुक है ना, उसने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया, जगह जगह दंगे भड़कने लगे, है ना, किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ ऐसी अफवाह फेसबुक पर चलने लगी, है ना। आप चूँकि एल्गोरिदम तो पूरा वहीं से चल रहा है, तो भाई इनका कहना ये है सरकार का कि भाई हम किसे पकड़ेंगे, आपने इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इन्होंने इन्हें बैन कर दिया। हालांकि जो वहाँ की नेपाल अथॉरिटी के साथ में जो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है, जैसे टिकटॉक है, वे अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए। बट एक बड़ा यूथ जो है ना, वो जा कर के पार्लियामेंट को घेर लिया कि यार ये तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर हनन है, हम आप स्वतंत्र है, लेकिन सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो फिर सरकार को मजबूरी में देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा कि भाई ये अगर पार्लियामेंट को घेर लेंगे, कुछ कर देंगे, कोई एक्शन ले लेंगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा, मतलब एक्शन लेना ही पड़ेगा बड़ा। इधर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चलते इस्तीफा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से भी बड़ी अभी समस्या है। कोरोना वायरस तो बहुत छोटी सी समस्या थी। एक्चुअल में क्या है, आपने देखा होगा टूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के चलते इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? उन्होंने बोल दिया था कि मैं कनाडा को 51वां राज्य बना लूँगा। अब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कारण बताया, उन्होंने बताया डोनाल्ड ट्रंप कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के कारण इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आप ये समझो कि ऐसा क्यों। हाउस ऑफ जो काउंसिल है ना, जापान में भी 2 काउंसिल है, एक तो हाउस ऑफ काउंसिल है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। दो हाउस ऑफ काउंसिल में 248 सीटें हैं, सरकार के लिए चाहिए 124 सीट है, लेकिन जो अभी वर्तमान में पार्टी है उसके पास 121 सीटें हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 465 सीटें हैं, उसमें सरकार बनाने के लिए चाहिए 233 सीटें। वहाँ पे है अभी वर्तमान में 220 सीटें। तो अभी दोनों ही संग सरकार अल्पमत में है, मतलब बहुमत से सरकार चल रही। तो सरकार को सही डिसीजन जो कि जापान के पक्ष में हो ऐसे लेने चाहिए। लेकिन उन्होंने हुआ क्या कि जापान को जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है ना, वो कार बेच के आता है। टोयोटा वगैरह जो कार है वो जापान की है, वो अमेरिका को बेचता है। वहाँ 24% के आसपास टोटल जीडीपी का रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो हुआ क्या इनका, हुआ ये कि अमेरिका की नज़र उसी पर लग गई। टोटल अगर बात करें $19 बिलियन का अमेरिका के साथ में जापान का व्यापार होता है, जिसमें $7 बिलियन का जापान अमेरिका को बेचता है और $4 बिलियन का खरीदता है ना। ऐसा मान लो $11 बिलियन में से 7 और 4 आंकड़ा निकाल लो, तो लगभग $5 बिलियन का फायदे में रहता है। उस फायदे पर नज़र जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं आपके ऊपर 35% का टैरिफ लगा दूंगा। 35 से फिर घटा के 24 करा। 24 लग रहा था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जल्दी आओ हमसे डील करो, नहीं तो मैं फिर और टैरिफ लगाऊंगा। आनंद फानंद में जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो 15% की डील करी है। भाई जब 24 लगा रखा था, 15 पे डील कैसे कर ली? भाई ऐसे कर ली कि $550 बिलियन अमेरिका में निवेश करोगे आप। अब देखो कि भारत के जो प्रधानमंत्री मिल के आए हैं, उन्होंने मात्र $67 बिलियन का निवेश करने के लिए आने वाले 10 सालों में बोला था, और हमने इतनी तालियां बजाई थी। अब इतने लैंग्वेज में समझो, पाकिस्तान पे चाइना ने $50 बिलियन का व्यापार कर रखा है, मतलब निवेश कर रखा है $50 बिलियन में, उसे पूरे को खरीद लिया उनने।
कि इतना मान लो, और $550 बिलियन का उन्हें निवेश करना था। तो उसके चलते जो जापान है, जापान पहले काफ़ी उधम हुआ करता था। जापान ने ना आप दूसरे विश्व युद्ध के समय पे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना पूरे पे कब्जा कर रखा था। जब इन पर परमाणु हमला हुआ, परमाणु बम मारे, उसके बाद ये शांति से बैठे, और अब इतने शांति से हो गए कि जो व्हाट्स तुम्हारा इंडेक्स है ना, जो पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे आता है, तो जो इनकी डील नहीं हो पाई, उस डील के चक्कर में इन्होंने लुटिया डुबा दी पूरे देश की। पहले तो जाकर डील कर आए और अब जाए इस्तीफा दे दिया, वो ज़्यादा गलत है। या तो आपको अगर इस्तीफा ही देना था तो पहले देना था, या आप डील नहीं करते कि मैं डील नहीं करूँगा, अमेरिका के साथ इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दिया, लगवा दी लंका। भाई आज बताओ ना, डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत नहीं झुका, तो भारत की अपनी अपनी छवि है ना, भारत को लोग बाग अपने ही नज़रिए से देख रहे हैं ना। अमेरिका को खुद समझ में आ गया कि भारत से नहीं झुका जा सकता, भारत तो मतलब अलग ही चीज़ है। हमारे पास में जो परमाणु है ना, परमाणु बम, वो मैन है। मारण बताऊँ, जापान की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूरी की पूरी आप ये मान लो कि अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका की कॉलोनी मान के चलो आप जापान में, क्योंकि जापान के पास में अपनी सेना है नहीं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो अब जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोलता है वैसा अमेरिका, उससे जापान को मानना पड़ता है। जब दूसरे विश्व युद्ध के समय पे जब जापान ने चाइना वगैरह इन देशों पर कब्जा कर रखा था ना, चाइना पे जापान का कब्जा था, साउथ कोरिया पे जापान का कब्जा था। ये तो एक तरफ से तो हिटलर मार रहा था और एक तरफ से जापान मार रहा था। जापान काफ़ी उद्यमी देश था, जापान को आप हल्के में नहीं लो। जापान के ऊपर तो जब परमाणु बम गिरा, उसके बाद से जब जापान की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद जापान सुधरा। और जापान अब इतना सुधर गया कि जो इसका वाट्स पासपोर्ट इंडेक्स है, उस पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अगर जापान के लोग संस्कारी पाए जाते हैं। लेकिन इनसे एक मिस्टेक होगी, मिस्टेक ये होगी कि इनके लोग अब तरक्की की ओर इस तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ गए कि तरक्की की ओर तेज़ी से बढ़ने से इनके यहाँ जो पॉपुलेशन है ना, वो बूढ़ी होने लगी। मतलब जो लड़कियां हैं वो जॉब वर्क में जितना आगे आने लगी कि यार वो शादी नहीं करती, शादी नहीं करती तो बच्चे नहीं करती, बच्चे नहीं करती तो होता क्या कि पॉपुलेशन है डिग्रोथ की ओर जाने लगी। पॉपुलेशन डिग्रोथ होगी, डिग्रोथ होगी तो मतलब बूढ़े होने लगे लोग बाग। और जब बूढ़े होने लगे तो अभी की सिचुएशन में जापान के जो जो डेवलप देश है ना, जैसे भारत के यहाँ पे क्या है कि हम तो मान के ही चलते हैं कि हमारी जो जीडीपी है ना, वो 5-6% तो इन्फ्लेशन रहेगा ही। लेकिन जो ये डेवलप देश है, ये क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि इनके यहाँ जो महंगाई है ना, वो 1 से 2% के आसपास रहती है। अगर 1 से 2% से ऊपर नीचे हुई ना, तो ये तो पहले ही पैनिक में आ जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि आईटी से बड़ी जुड़ी कंपनियां हैं इनके पास में। भारत में क्या है ना कि यार हम इस चीज़ को इग्नोर ही मार देते। सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है ना, वो 5 से 6% रहेगी। और हम तो बस हाँ हाँ ठीक है 5 से 6% रहेगी, बस हम बोलते जरूर यार दूध ये साढ़ा 32 रुपये किलो आ रहा था, मतलब ये 32 रुपये का पैकेट आ रहा था, अब ये 34 का कैसे हो गया। बोलते जरूर हैं, बाकी कभी इस चीज़ का हिसाब ही नहीं लगाते। हिसाब लगाती जो डेवलप कंट्रियाँ होती हैं वो, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ ऑनलाइन है। और ऑनलाइन है मतलब वहाँ पे एक एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, और कम लोग हैं तो इसीलिए पकड़ में जल्दी आ जाता है। हमारे यहाँ तो कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो बड़ा देश है, वो इम्प्लीमेंट होने में ही 3 महीने लग जाते हैं। अगर सरकार जीएसटी लाई है तो जीएसटी को इन्फॉर्म को होते 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 2-3 महीने लग जाएंगे। और वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे डेवलप है, सब चीज़ ऑनलाइन है, और जितना भी जल्द मतलब कोई एक्शन लिया वो एक्शन तत्काल आने लगता, तत्काल महंगाई बढ़ जाती, इसलिए वहाँ पे सरकार काफ़ी एक्शन में आ जाती, घबरा जाती। अगर आप 2 पहिया वाहन लेने जा रहे हैं ना, आप स्प्लेंडर लेने जा रहे हैं, तो जीएसटी में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। जो स्प्लेंडर है जिसका 79,200 रुपये का भाव था, अब वो 72,000 रुपये पे आ गई है। आपको लगभग 6500 रुपये मिलने जा रहे हैं उस पर फ़ायदा। अगर बात करें अपाची आरटीआर की, तो अपाची आरटीआर 1,34,300 की थी, अब घट के 1,23,000 की रह गई। लगभग 10,830 रुपये का उस पर आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। अगर बात करें हंटर रॉयल स्टेल तुम्हारा हंटर की, हंटर किसकी है, तुम्हारा रॉयल इनफील्ड की है। तो रॉयल इनफील्ड की जो हंटर 1,49,900 रुपये की थी ना, वो अब घट के 1,34,000 रुपये की आ गई है, उस पर 14,900 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर बात करें हंटर क्लासिक की, या मतलब रॉयल इनफील्ड क्लासिक की, तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक की जो 1,93,000 रुपये की थी ना, वो अब घट के 1,73,000 रुपये की आ गई है, 19,300 रुपये का
उस पर फ़ायदा हो गया है। ये जितनी भी गाड़ियाँ 350 सीसी से कम में है ना, उन सभी गाड़ियों पे आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब बात करें कि जैसा होंडा एक्टिवा, ज़्यादातर जो लोग खरीदते हैं होंडा एक्टिवा की जो शोरूम प्राइस थी वो 81,000 रुपये की थी, अब घट के वो 74,000 रह गई है। मतलब उस पर 6800 रुपये का आपको फ़ायदा होने जा रहा है होंडा एक्टिवा पे। अगर बात करें टीवीएस जुपिटर की, तो टीवीएस जुपिटर का जो 77,000 रुपये कीमत थी वो 70,600 रह गई है। तो उस पर भी लगभग लगभग आपको 6400-6500 रुपये जैसे फ़ायदा मिल रहा है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों पे आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है, जिसमें तुम्हारा रॉयल एनफील्ड में 4,550 आती है हिमालयन, उस पे उसकी कीमत में 27,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2,85,000 की थी, 3,12,000 की हो गई है। एक तुम्हारा स्टार्ट गन है, 650 सीसी की है, वो 3,67,000 की थी, वो 4,01,000 की हो गई है। 34,000 रुपये की उसमें वृद्धि हुई है। एक तुम्हारी सुपर मेंटोस है 650 सीसी में, वो 3,71,000 की थी, वो 4,06,000 रुपये की हो गई है। 34,000-35,000 रुपये उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक तुम्हारा KTM जैसी बाइकें हैं, इनमें बढ़ोतरी हो गई है। KTM 390 और तुम्हारा बजाज पल्सर, ये जितनी भी गाड़ियाँ 350 सीसी से ऊपर है। अगर 349 सीसी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 350 सीसी है ना, 350 सीसी से ऊपर है ना, तो उनमें सभी में दाम बढ़ गए हैं। KTM है, बजाज पल्सर है, 4ZX है, या तुम्हारा इनमें 18,000 से लेकर के 34,000 रुपये के बीच की जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। होंडा की काफ़ी पॉपुलर बाइक है, आपने देखा होगा NX 500 होंडा में, इसमें इस सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई है तो इसमें हुई है। इसमें 55,000 रुपये बढ़े हैं। मतलब जो होंडा XZ है सर, नहीं NX 500 है, होंडा NX 500, इसमें 55,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो छोटी गाड़ी रखने वाले लोग हैं, मान लो पेलेटिना है, अपाची है, या तुम्हारा जो ज़्यादातर जो पॉपुलर गाड़ियां हैं तुम्हारा हीरो होंडा में या होंडा साइन है, ऐसी गाड़ियों के दाम घट गए हैं। हीरो स्प्लेंडर के दाम घट गए, 72,000 रह गई एक्स शोरूम पर। और सिटी डिलक्स जो कि काफ़ी जानी मानी है। अगर आप 4 व्हीलर लेने का विचार बना रहे हैं तो फोर व्हीलर में भी काफ़ी बड़े भरकम ऑफ़र आ गए हैं। ऑफ़र ऐसे आ गए हैं कि आपकी तबीयत खुश कर देंगे। महिंद्रा, अगर आप महिंद्रा बोलेरो लेना चाह रहे हैं, महिंद्रा के थार लेना चाह रहे हैं, चाहे महिंद्रा की स्कॉर्पियो लेना चाह रहे हैं, तो सभी में बम्पर ऑफर आ गए हैं। जैसे अगर बात करें महिंद्रा बोलेरो की, तो महिंद्रा बोलेरो पे जिस पे कि 31% का GST था, वो घट कर 18% आ गया है। अब आपको बोलेरो में 1,27,000 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें XUV 300 की, जो कि डीजल में आती है, उसके ऊपर 31% का GST था, अब जो 18% के दायरे में आ गई थी, उसमें आपको 1,56,000 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें स्कॉर्पियो की, तो जो स्कॉर्पियो पर 48% का GST था, अब वो 40% के दायरे में आ गई है। उससे 1 लाख से 1,45,000 रुपये के बीच में आपको उसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें थार की, जो कि टू व्हीलर है, मतलब टू व्हील ड्राइव जो है थार, जो डीजल है, जिस पे 31% का GST था, अब वो घट कर 18% के GST के दायरे में आ गई है। तो उसमें भी अब आपको 1,35,000 रुपये से जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब बढ़िया रह गया, GST से फ़ायदा हो गया, जो कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। तो अगर आप विचार बना रहे हैं तो बढ़िया है। अगर बात करें आप थार 4 व्हील ड्राइव की, तो थार 4 व्हील ड्राइव जो है वो 48% के GST के दायरे में आती थी, अब वो 48 ना आकर के अब वो आ गई है 40% के दायरे में। तो उसमें भी अब आपको 1,01,000 रुपये जैसा फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। 4 व्हीलर में अगर बात करें टाटा की, तो टाटा में भी अपने ऑफर दे दिए भैया, हम कैसे पीछे रहें, जब दुनिया दे रही तो हम भी देंगे। टाटा टियागो की बात करें तो टाटा टियागो 75,000 रुपये का ऑफर दे रही है कि भाई 75,000 रुपये कम में हम दे देंगे। मतलब एक तरह से अपन को फ़ायदा ही है ना, GST का दायरा कम हुआ है। टाटा टेगोर की बात करें तो टाटा टेगोर 80,000 रुपये मतलब कम में दे रही है। टाटा की एल्ट्रोज की बात करें तो टाटा एल्ट्रोज जो है वो 1,10,000 रुपये जैसा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर टाटा पंच की बात करें तो टाटा पंच में जो है लगभग 85,000 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा आपको, अगर आप टाटा पंच लेने का विचार बना रहे हैं। टाटा नेक्सोन अगर लेने का विचार बना रहे हैं तो टाटा नेक्सोन में 1,55,000 रुपये जैसा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब GST के रेटों में बदलाव होने से इन कंपनियों ने इन पे बेनिफिट दिया है, मान लो। अगर टाटा की कर्व की बात करें तो टाटा कर्व जो है वो 65,000 रुपये का बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हेरियर की बात करें तो टाटा हेरियर लगभग 1,40,000 रुपये जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर टाटा सफारी की बात करें तो अगर टाटा सफारी आप लेने का विचार बना रहे हैं तो लगभग 1,45,000 रुपये जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है।
अगर आप इससे भी लग्जरी शौक रखते हैं, मतलब तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में फॉर्चूनर लेने का स्टाइल है, तो फॉर्चूनर ले लो। लगभग 3,49,000 रुपये जैसा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कंपनी है जो जीएसटी जो कि 22 तारीख से लागू हो जाएगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपन लोगों के लिए फ़ायदा है। एक्चुअल में कहना चाहती हूँ, वीडियो आज क्या लंबी होगी, तो मैं क्या वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। वीडियो में इतनी लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता। तो अगर आपको ना एक चीज़ मैं देख रहा था, 77% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे। वो देखते ज़रूर है, बट तो सब्सक्राइब कर लिया करो। 0.5 सेकंड लगती है, उसमें कुछ नहीं जाता। अब काफ़ी मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप किसी ट्रस्टेबल पार्टनर के साथ में ही व्यापार करें। जैसे कि शेर खान के साथ आप जा सकते हो। आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।